हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं आप कि आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के रिगार्डिंग। जी हाँ, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के रिगार्डिंग हमारे द्वारा जो यहाँ पे सेशन आरंभ किया गया है, जो कंप्यूटर के टॉपिक वाइज स्पेशल प्रश्न जो हम यहाँ पे करते हैं, तो उसका आज पार्ट 6 के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने पिछले कंप्यूटर के 5 सेशन नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां पे आपको कंप्यूटर के जो टॉपिक वाइज स्पेशल प्रश्न करवाए गए हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जी हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस के ऊपर आज बात करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित पिछली एग्जाम में जो एसएससी या एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाने वाली उन तमाम एग्जामों में पूछे गए कंप्यूटर के क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आज के सेशन में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के पीवाईक्यू के ऊपर बात करने वाले हैं। जी हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि किस प्रकार से पूछे गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। तो चलिए, बिना समय खराब करते हुए आज की शानदार सेशन का आगाज करते हैं और बात करते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है कि डैश वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बनाता है। तो कंप्यूटर को प्रयोग करने में कौन आसान बनाता है? ऑप्शन है एप्लीकेशन, यूटिलिटी, नेटवर्क या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो कंप्यूटर है उसे प्रयोग करने के लिए जो आसान बनाता है वह ऑपरेटिंग सिस्टम है। जी हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम ही कंप्यूटर को प्रयोग करने में हमें आसान बनाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल करता है और यूजर्स को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने की स्रोत उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों, जो यूजर्स और कंप्यूटर के मध्य एक जो इंटरफेस का कार्य करता है वह कौन कार्य करता है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, मदरबोर्ड, प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, यहाँ पे यूजर्स और कंप्यूटर के मध्य जो इंटरफेस का कार्य करता है, एक माध्यम या निर्वात का कार्य करता है, वह ऑपरेटिंग सिस्टम स्वयं करता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जो कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछने का दोस्तों जो लैंग्वेज होती है वह लैंग्वेज क्वेश्चन को हार्ड बनाती है। यहाँ पे कंप्यूटर के क्वेश्चन है जो हार्ड नहीं आते हैं, तो उनको पूछने का तरीका है वह काफी टिपिकल पूछा जाता है। तो हमारे द्वारा दोस्तों कोशिश की गई है कि जो पिछली एग्जामों में आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, कि जिस लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं हूबहू उसी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे समस्त क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है जो कंप्यूटर में होने वाली आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है एवं कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नियंत्रण करता है। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में जो आंतरिक क्रियाएं होती है उन्हें नियंत्रित करता है, साथ ही कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नियंत्रण करता है? ऑप्शन है शेयरवेयर, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ से दोस्तों आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है जो कंप्यूटर की समस्त आंतरिक व बाह्य क्रियाओं को जो है नियंत्रण करता है, वह ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख कार्य क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन है प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट युक्ति मैनेजमेंट या मेमोरी मैनेजमेंट या ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के दोस्तों कार्य होते हैं, यह प्रोसेसिंग मैनेजमेंट भी करता है। जी हाँ, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट भी करता है। दूसरा ऑप्शन है इनपुट आउटपुट युक्ति मैनेजमेंट। तो दोस्तों, इनपुट आउटपुट युक्ति मैनेजमेंट करता है, साथ में दोस्तों ये मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी राइट होने वाला है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर के समस्त आंतरिक व बाह्य समस्त क्रियाओं का जो नियंत्रण है या मैनेजमेंट का कार्य करता है, वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है उसी के द्वारा किए जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे सीपीयू कहा जाता है, जी हाँ, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके मैनेजमेंट का कार्य कौन करता है? तो सीपीयू के जो मैनेजमेंट का कार्य कौन करता है वह है मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट या इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट है या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसका जो मैनेजमेंट है वह प्रोसेसिंग मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। जी हाँ, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट के द्वारा ही जो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है इसका मैनेजमेंट या इस पर नियंत्रण का कार्य है, नियंत्रण का कार्य जो प्रोसेसिंग मैनेजमेंट के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए
अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन के बारे में बताना है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शन होते हैं उनके बारे में बताना है। तो ऑप्शन है यूजर इंटरफेस, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, रिसोर्स एलोकेशन या ये सभी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन दोस्तों जो यूजर इंटरफेस भी इसका फंक्शन होता है, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन कार्य भी इसका होता है, रिसोर्स एलोकेशन भी दोस्तों इसका फंक्शन होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। उपरोक्त सभी जो दिए गए ऑप्शन है वह समस्त ही ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन होते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डैश का उपयोग बहुत बड़ी फाइलों के लिए किया जाता है या जहां फास्ट रिस्पांस टाइम महत्वपूर्ण नहीं होता तो प्रेषित होने वाली फाइलें एक अवधि में एकत्रित की जाती है और फिर एक बैच के रूप में एक साथ भेजी जाती है। तो दोस्तों ऐसा जो क्वेश्चन है यह भी काफी बार पूछा गया है। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है काफी बड़ी दी होती है तो स्टूडेंट क्या समझता है कि इस क्वेश्चन को पढ़ने के स्किप करने का सोचता है, जबकि दोस्तों जो कंप्यूटर का जो एक सिंपल सा फंडा है कि जो कंप्यूटर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उनकी लैंग्वेज काफी टिपिकल दी जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों कंप्यूटर को जो क्वेश्चन है काफी हार्ड बनाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी के द्वारा भी जो 2022 में इसका आयोजन हुआ है सीजीएल का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन है बैच प्रोसेसिंग, ऑनलाइन प्रोसेसिंग, फाइल प्रोसेसिंग और डाटा प्रोसेसिंग। तो दोस्तों यहाँ पे जो फास्ट रिस्पॉन्स के लिए होता है जो हमेशा बैच प्रोसेसिंग का ही उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सिस्टम डेडिकेटेड पीसीएस का फंक्शन होता है। तो डेडिकेटेड पीसीएस का फंक्शन कौन होता है। ऑप्शन है सिंगल यूजर के लिए, सिंगल टास्क के लिए, सिंगल सॉफ्टवेयर के साथ डील है या केवल एडिटिंग के साथ डील है। तो जो होता है सिस्टम डेडिकेशन होता है वह कौन से पीसीज के लिए होता है। तो दोस्तों ये सिंगल यूजर के लिए होता है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। जी हाँ, सिंगल यूजर के लिए ही सिस्टम डेडिकेशन पीसीज का यहाँ पे फंक्शन होता है। अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करें तो अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अनेक प्रोसेसरों द्वारा शुरू की जाने वाली 2 या अधिक प्रोग्राम की लगातार प्रोसेसिंग क्या कहलाती है। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि अनेक प्रोसेसरों के एक साथ शुरू की जाने वाली 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम को लगातार प्रोसेसिंग क्या कहा जाता है। ऑप्शन है मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग या मल्टी प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है कि अनेक प्रोसेसरों को द्वारा एक साथ कार्य किया जाता है या प्रोसेस किया जाता है तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक समय में एक साथ एक से ज्यादा कार्य संपन्न करने वाली कंप्यूटर तकनीक क्या कहलाती है। तो दोस्तों एक समय में एक साथ एक से ज्यादा कार्य करने वाली जो तकनीक होती है उसे क्या कहा जाता है। एक से ज्यादा कार्य करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, मल्टीपर्पज, मल्टी फंक्शन। तो एक साथ एक समय में एक से ज्यादा कार्य करने की जो तकनीक को कहा जाता है वह मल्टीटास्किंग होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग कर सकता है तो इस मल्टीटास्किंग का अर्थ क्या होता है। तो मल्टीटास्किंग का अर्थ होता है ऑप्शन जो दिया गया है ऑप्शन फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम काम को कई सीपीयूज के बीच विभाजित कर सकता है, बहुत से प्रोग्राम एक साथ साथ ऑपरेट किए जा सकते हैं, बहुत से लोग साथ साथ कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं या उपयुक्त सभी। तो यहाँ से दोस्तों जो मल्टीटास्किंग का जो कार्य जो अर्थ क्या होता है या शाब्दिक अर्थ होता है तो वह होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कार्य है वह कई सीपीयू के बीच किए जा सकते हैं। जी हाँ, कई सिस्टम एक साथ कार्य कर सकते हैं, कई सिस्टम या पीसी एक साथ कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन 1 भी राइट होता है। बहुत से प्रोग्राम साथ साथ ऑपरेट, तो दोस्तों बहुत से प्रोग्राम एक साथ ऑपरेट किए जा सकते हैं, बहुत से लोग साथ साथ कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मल्टीटास्किंग या एक जो कंप्यूटर में है एक साथ कई लोगों के द्वारा एक ही टास्क को पूरा करना है मल्टीटास्किंग कहलाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। उपयुक्त सभी जो मल्टीटास्किंग के अर्थ से संबंधित है। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जब बहुत से कार्य कंप्यूटर में एक साथ प्रतीत होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन की थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज घुमाकर ही क्वेश्चन किस प्रकार से संपूर्ण क्वेश्चन को चेंज किया जा रहा है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है उन्हें आप बिल्कुल देखने हैं जो की लैंग्वेज दी गई है कि जब बहुत से कार्य कंप्यूटर में एक साथ प्रतीत होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है टाइम शेयरिंग, बैच प्रोसेसिंग, एक और दो दोनों या रियल टाइम। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि जब एक साथ बहुत से कार्य कंप्यूटर में एक साथ ही प्रतीत होते हैं तो उसे टाइम शेयरिंग कहा जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए
अगले क्वेश्चन पे बात करें कि टाइम शेयरिंग सर्वाधिक उपयुक्त है, तो टाइम शेयरिंग सर्वाधिक कब उपयुक्त है? ऑप्शन है छोटे कार्यों के लिए, बड़े कार्यों के लिए, आसान व छोटे कार्यों के लिए, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। जो टाइम शेयरिंग है वह आसान व छोटे कार्यों के लिए, जी हाँ, आसान व छोटे कार्यों के लिए उपयुक्त होता है। तो आसान व छोटे कार्य ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम शेयरिंग सिस्टम के विषय में कौन सी बात सत्य है? तो हमें यहाँ से टाइम शेयरिंग सिस्टम के विषय में सत्य बात बताना है। ऑप्शन है यह प्राथमिक के आधार पर कार्य करता है, यह नेटवर्क पर आधारित है, प्रत्येक कार्य को समान टाइम का स्लॉट दिया जाता है, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ से दोस्तों जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 राइट होने वाला है। टाइम शेयरिंग सिस्टम का जो विषय के बारे में सबसे सत्य बात है कि प्रत्येक कार्य को समान टाइम स्लॉट दिया जाता है, तो प्रत्येक कार्य को समान टाइम दिया जाता है। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें, किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? तो किस ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस के सहायता से ही एक साथ कई उपयोग जो कंप्यूटर का ऑपरेट किया जा सकता है? ऑप्शन है विंडोज, एमएस डॉस, टाइम शेयरिंग, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होने वाला है। टाइम शेयरिंग के माध्यम से ही एक साथ कई ऑपरेटिंग सिस्टमों को एक साथ उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के संसाधनों का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग किससे होता है? तो कंप्यूटर के संसाधनों का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग किसमें होता है? ऑप्शन है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, या मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, या मल्टी एग्जीक्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो यहाँ से दो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है कि कंप्यूटर के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, उपग्रह के संचालन में, जी हाँ, उपग्रह के संचालन में प्राय किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो उपग्रह छोड़े जाते हैं उन्हें संचालन करने के लिए किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, या मैक आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ से दोस्तों आपका आंसर होने वाला है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि उपग्रहों के संचालन के लिए हमेशा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य होने वाले इंटरैक्शन के तरीके को निम्न में से कौन कंट्रोल करता है? तो दोस्तों जो उपयोग करता है, जी हाँ, यह ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर में कार्य करता है, और ये दोस्तों यूजर है या उपयोग करता है, ये यूजर है। तो इनके मध्य में जो इंटरेक्शन होता है उसे किस तरीके से या कौन कंट्रोल करता है? ऑप्शन है यूजर इंटरफेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, प्लेटफॉर्म, या स्क्रीन सेवर। तो यहाँ से दोस्तों जो यूजर इंटरफेस है, ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पे दोस्तों जो इन दोनों के मध्य कार्य करता है वह यूजर इंटरफेस ही कार्य करता है। जी हाँ, यूजर इंटरफेस है जो कि यहाँ पे कार्य करता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसी को ऐसे साधन की संज्ञा दी जाती है जिसके द्वारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई अन्य प्रोग्राम प्रयोगकर्ता को प्रभावित करता है? ऑप्शन है प्रोग्राम फ्रंट एंड, प्रोग्रामिंग इंटरफेस, या यूजर लॉग इन, या यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका आंसर होता है वह यूजर इंटरफेस होता है कि यूजर इंटरफेस ही किसी जो है जो ऐसे साधन की इसे संज्ञा दी गई है जिसके द्वारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई अन्य प्रोग्राम जो है प्रयोगकर्ता किसी को प्रभावित नहीं करता है। तो ऐसे आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, जीयूआई का पूर्ण रूप क्या है? तो जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होती है, इस प्रकार पूछा गया है। तो इसे दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है। जी हाँ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ से 1 ही राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें, आजकल अधिकतर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस युक्त होते हैं, तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आजकल की जो वर्तमान जो है उस समय में अधिकतर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एक इंटरफेस युक्त होते हैं, तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को या इंटरफेस युक्त सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, आइकन यूजर इंटरफेस, या बटन यूजर इंटरफेस। तो दोस्तों जो अभी की जो वर्तमान में है जो होते हैं कि इंटरफेस युक्त जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या जीयूआई इंटरफेस कहा जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। तो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए डैश स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों जिन्हें आइकन कहा जाता है और मेनू का प्रयोग करता है? तो यहाँ पे वो दोस्तों ऑप्शन है कमांड आधारित यूजर इंटरफेस,
या दोस्तों GUI जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सिस्टम यूटिलिटी या API। तो यहाँ से दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ही होते हैं जो स्क्रीन पर जो डिस्प्ले हुए चित्र होते हैं, आइकन होते हैं, उन्हें मेनू का प्रयोग करता है, वह GUI के द्वारा ही किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, GUI का प्रयोग डैश के बीच एक इंटरफेस के रूप में होता है। तो दोस्तों जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वह किन के मध्य इसका उपयोग होता है? तो दोस्तों हम बात करते हैं, ऑप्शन है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मानव और मशीन, सॉफ्टवेयर एंड यूजर एंड उपरोक्त सभी। तो यहाँ से दोस्तों आपका आंसर होने वाला है कि जो मशीन जिसे हम दोस्तों कंप्यूटर मान रहे हैं, मशीन और मानव के बीच, जी हाँ, मानव व मशीन के बीच ही दोस्तों इंटरफेस के रूप में GUI कार्य करता है, इसलिए दोस्तों इसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है कि जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है इसका प्रयोग मानव और मशीन के बीच एक इंटरफेस या माध्यम के रूप में कार्य किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है कि जो शब्दों तथा अक्षरों को कमांड्स के रूप में स्वीकार करता है कहलाता है। तो दोस्तों शब्दों और अक्षरों को कमांड के रूप में किसके द्वारा स्वीकार किया जाता है? ऑप्शन है यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या ऑप्शन 2 और 3। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि शब्दों और अक्षरों का जो कमांड के रूप में स्वीकार किया जाता है वह है कमांड लाइन इंटरफेस के द्वारा। जी हाँ, कमांड लाइन इंटरफेस के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश न हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। तो दोस्तों ऐसा क्या न हो जिससे कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता? बूट से दोस्तों यहाँ पे आशय है कि कंप्यूटर को जब हम स्टार्ट करते हैं या ऑन करते हैं, स्टार्ट या ऑन नहीं कर सकते, उसे बूट कहा जाता है। और रीबूट होता है दोस्तों, रीबूट किसे कहते हैं? तो रीबूट दोस्तों कंप्यूटर को दोस्तों दोबारा स्टार्ट करने को रीबूट कहा जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन है कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या असेंबलर। तो दोस्तों कंप्यूटर के अंदर यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वह ऑन ही नहीं होगा या दोस्तों कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जी हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम के ना होने के कारण कंप्यूटर कभी भी ऑन नहीं हो सकता। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है स्टार्टअप, सेटिंग अप, अलाइनिंग या बूटिंग। तो दोस्तों कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। जी हाँ, जो स्टार्ट करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है, स्टार्ट को बूट कहा जाता है और जबकि रीस्टार्ट को रीबूट कहा जाता है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर यहाँ से आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ से क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि डैश तब होती है जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग हो रही होती है। तो दोस्तों कंप्यूटर, जो क्वेश्चन में लैंग्वेज दोस्तों काफी बड़ी दी गई है, लेकिन इस क्वेश्चन से सीधा सीधा क्वेश्चन यह है कि कंप्यूटर के ऑन करने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बूटिंग, प्लास्टिक, ट्रैकिंग या टैपिंग। तो कंप्यूटर को ऑन करने को बूटिंग कहा जाता है, इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। अगला क्वेश्चन है, जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो बूट रूटिंग इस प्रक्रिया को प्रदर्शित करेगा। तो दोस्तों जो जब हम कंप्यूटर को यहाँ पे पावर ऑफ करते हैं, जब बंद करते हैं, तो बूट रूटिंग की प्रक्रिया को, कौन सी प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है रैम प्रक्रिया, डिस्क ड्राइव प्रक्रिया, मेमोरी प्रक्रिया या पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। दोस्तों कौन सा यहाँ से आपका ऑप्शन राइट होने वाला है? तो दोस्तों बूट रूटिंग की प्रक्रिया में जो यहाँ पे प्रक्रिया प्रदर्शित करता है वह पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यहाँ पे प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जब आप किसी पर्सनल कंप्यूटर को बूट अप करते हैं तो क्या होता है? तो दोस्तों जब हम कंप्यूटर को बूट अप करते हैं, ऑन करते हैं, तो उसमें क्या होता है? तो ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग डिस्क से मेमोरी में कॉपी होते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग मेमोरी से डिस्क में कॉपी होते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग कंपाइल होते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग इमुलेट होते हैं। तो जब दोस्तों कंप्यूटर को बूटअप या ऑन किया जाता है तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग होते हैं वह डिस्क से मेमोरी में कॉपी होते हैं। जी हाँ, डिस्क से मेमोरी के अंदर कॉपी होते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के घटक ऑपरेट कर रहे हैं या सही ढंग से जुड़े हुए हैं? तो कौन सी प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि कंप्यूटर के समस्त जो घटक होते हैं या पार्ट्स होते हैं वह सही ढंग से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन है बीटिंग, प्रोसेसिंग, सेविंग या एडिटिंग। तो यहाँ से दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 1 राइट होने वाला है कि कौन सी प्रक्रिया? तो बूटिंग प्रक्रिया होती है। दोस्तों ये बूटिंग है, बीटिंग नहीं है। बूटिंग प्रक्रिया जो होती है वह कंप्यूटर के समस्त भागों को ऑपरेट करने के लिए कार्य करती है, जो सही ढंग से दोस्तों ये जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए, इस प्रकार के समस्त कार्य होते हैं जो
बूटिंग प्रक्रिया में होते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। जब पहली बार किसी कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है तो क्या कहलाता है? तो जब पहली बार किसी कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बूटिंग, वार्म बूटिंग, कोल्ड बूटिंग या उपरोक्त सभी। तो जब पहली बार कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तो उसे कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। अगला क्वेश्चन है कि पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को जो कहा जाता है उसे वार्म बूटिंग कहा जाता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं वार्म बूटिंग होता है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को कहा जाता है कि कंप्यूटर स्टार्ट किया हुआ है फिर उसे दोबारा रीस्टार्ट किया जाएगा तो वार्म बूटिंग होगी। या दोस्तों पहले से बंद कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों उसे कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। जी हाँ, कोल्ड बूटिंग उसे कहा जाता है। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए, यहाँ से किसी प्रकार का आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि यूनिक्स का विकास कब हुआ था? तो दोस्तों एक यूनिक्स है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य करता है, इसका विकास कब किया गया था? ऑप्शन है 1950 में, 1955, 1960 या 1969। तो इसका विकास है जो कि ऑप्शन नंबर 4 1969 में यूनिक्स का विकास किया गया था। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिक्स की मुख्य भाषा कौन सी है? तो यूनिक्स की मुख्य भाषा कौन सी है? तो कोबोल है, बेसिक है, असेंबली है या जावा है? तो यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 3 राइट होने वाला है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य भाषा असेंबली भाषा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें यूनिक्स की विशेषताएं क्या है? तो यूनिक्स की विशेषताएं क्या क्या है इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यूनिक्स के पहला ऑप्शन है एक साथ अनेक लोग काम कर सकते हैं। जी हाँ, यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर एक साथ कई लोग कार्य कर सकते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। काफी सुरक्षित, जी हाँ, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम काफी सुरक्षित है। कर्नेल डाटा का प्रबंधन करता है। जी हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स में कर्नेल डाटा का प्रबंधन करता है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है कि जो कि दिए गए समस्त तीनों ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डैश के लिए उपयुक्त है? तो जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है किन के लिए यहाँ पे ये सबसे ज्यादा उपयुक्त है? ऑप्शन है मल्टी यूजर, ऑप्शन है रियल टाइम प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग या सिंगल यूजर। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होता है जो मल्टी यूजर एक साथ अनेक जो यूजरों के द्वारा उपयोग में लेने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं यूनिक्स का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों यूनिक्स का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम, यूनिफल इंटर कंप्यूटर सर्किट, यूनियन इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम या यूनियन इन्फो कैरेक्टर सिस्टम। तो यूनिक्स का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो दोस्तों जो एप्पल कंपनी है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो दोस्तों उसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। जैसे दोस्तों मोबाइल के अंदर जो सिंपल मोबाइल होते हैं उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य एंड्रॉइड करता है। जी हाँ, एंड्रॉइड करता है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि जो मोबाइल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो एंड्रॉइड है जो कि मोबाइल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य करता है। और एप्पल में दोस्तों जो मैक है वह ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य करता है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है विंडोज का, लाइनेक्स का, यूनेक्स का या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो उपयोग में लिया जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या जीयूआई कौन सा उपयोग में लिया जाता है? तो वह दोस्तों विंडो का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, विंडोज का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है लाइनेक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट वाला सिस्टम है? तो जो लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह कितने बिट का कार्य करता है? 8 बिट, 32 बिट, 1 बिट या 16 बिट? तो वह दोस्तों 32 बिट का कार्य करता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह के कंप्यूटर पर चल सकता है? तो ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सभी कंप्यूटर पर कार्य कर सकता है? ऑप्शन है यूनिक्स, विंडोज एक्सपी, लाइनेक्स या सोलेरियस। तो समस्त कंप्यूटरों पे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा कार्य कर सकता है? तो दोस्तों जो लाइनेक्स का है, जी हाँ, जो लाइनेक्स है वह कंप्यूटर जो ऑपरेटिंग लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम समस्त कंप्यूटरों पे कार्य कर सकता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। रेड हैट, उबंटू या क्रोमियम आदि किसके उदाहरण है? विंडोज आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम,
लाइनस का आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स का आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम या मैक आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम। जो दोस्तों रेड हैट है, उबंटू और क्रोमियम है, ये जो समस्त जो है लाइनस का आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। रेड हैट, उबंटू तथा क्रोमियम है जो ये समस्त लाइनस का आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन नेटवर्किंग क्षमता होती है। तो ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें बिल्ट इन नेटवर्किंग की क्षमता होती है। यहाँ पे ऑप्शन है यूनिक्स, लाइनस, विंडो 95 या सोलेरियस। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। लाइनस की ही ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जिसमें बिल्ट इन नेटवर्किंग की क्षमता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड बहुत कम धनराशि में सभी के लिए उपलब्ध होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन में सीधा सा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड है जो सबसे सस्ता है, उपलब्ध है। ऑप्शन है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या 2 व 3 दोनों। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे सस्ता सोर्स कोड जो है जो कौन सा है, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का वह कौन सा भाग है जो सीपीयू में होने वाले कार्य को निर्देशित करता है। तो दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू में होने वाले कार्य को निर्देशित करता है उसे कर्नेल कहा जाता है। जी हाँ, कर्नेल के द्वारा ही सीपीयू में होने वाले समस्त कार्यों को निर्देशित किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक वर्जन नहीं है। तो पर्सनल कंप्यूटर के लिए दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन है ME, 98, XP या लाइनक्स। तो दोस्तों हम बात करते हैं जो लाइनक्स का है वह विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर का एक वर्जन नहीं है। तो यहाँ से दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 46 है उसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है, लाइनक्स के। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस संस्था का है। तो जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वह किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया। एप्पल, HP, माइक्रोसॉफ्ट या IBM। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर होने वाला है माइक्रोसॉफ्ट। जी हाँ, विंडोज है जो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज है जो माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है। IBM की दोस्तों फुल फॉर्म क्या होती है। तो IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। एंड्रॉइड का नवीनतम संस्करण कौन सा है। तो एंड्रॉइड है जो दोस्तों मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यह भी आपको पता होना चाहिए मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो एंड्रॉइड मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका नवीनतम संस्करण कौन सा है। ओरियो, नोगट, नोकिया वेली या ब्लैकबेरी। तो यहाँ पे दोस्तों जो ओरियो है, ओरियो एंड्रॉइड का नवीनतम संस्करण है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। अगला क्वेश्चन है गूगल द्वारा प्रस्तुत मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो गूगल की द्वारा प्रस्तुत मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ऑप्शन है iOS, ब्लैकबेरी, सिम्बियन या एंड्रॉइड। तो दोस्तों यहाँ पे जो गूगल के द्वारा प्रस्तुत मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। अगला क्वेश्चन है हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग निम्न में से कौन करता है। तो दोस्तों जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर या PDA कंप्यूटर। तो दोस्तों हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होता है जो PDA कंप्यूटर होते हैं उसके द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। अगला क्वेश्चन है DOS का पूरा नाम क्या है। तो DOS का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है डिस्क ऑफ सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम या DOS ऑपरेटिंग सिस्टम। तो DOS का जो पूरा नाम होता है उसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। जी हाँ, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे कहा जाता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ से दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर 2 राइट होने वाला है। DOS की फुल फॉर्म होती है वह डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है MS DOS एक डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो MS DOS कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन है यूजर फ्रेंडली ग्राफिकल, रियल टाइम GUI, पॉइंट एंड चेक, कमांड लाइन इंटरफेस। जो MS DOS की बात करते हैं तो ये कमांड लाइन इंटरफेस है। जी हाँ, कमांड लाइन इंटरफेस है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ऑप्शन है विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स या डॉस। तो यहाँ पे दोस्तों जो डॉस होता है, जी हाँ डॉक्स होता है,
डॉक्स जिसे कहा जाता है वह केवल सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो दिए गए ऑप्शन में देखकर बताना है कि कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन है ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, डॉस या कंपाइलर। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर होने वाला है डॉस। डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो दोस्तों एमएस डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस वर्ड है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के मध्य दोस्तों एक एप्लीकेशन का कार्य करता है। जी हाँ, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जो कि एक एप्लीकेशन का कार्य करता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करता है? तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में कौन सा प्रोग्राम लोड करता है? ऑप्शन है बूट रिकॉर्ड, कमांड प्रोग्राम, इनपुट आउटपुट सिस्टम या एमएस डॉस सिस्टम। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर होने वाला है जो बूट रिकॉर्ड होता है वही ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी के अंदर लोड करता है। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें, वह है एक्सेस टाइम क्या है? तो एक्सेस टाइम क्या है? ऑप्शन है प्रारंभिक समय, निर्देशन देने का समय, पहुंचने का समय या निर्देश देने के बाद से लेकर निर्देश के पूरा होने के बीच के समय। तो एक्सेस टाइम किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। एक्सेस टाइम वह समय है जो कंप्यूटर के द्वारा निर्देश देने के बाद से लेकर निर्देश को संपूर्ण या पूर्ण होने तक के बीच का जो समय होता है उसे दोस्तों यहाँ पे एक्सेस टाइम कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने बात की कि ऑपरेटिंग सिस्टम से पिछली एग्जामों में जो एसएससी के द्वारा 2022 और 23 में कंडक्ट करवाई गई है उनमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन समस्त क्वेश्चनों का हमने यहाँ पे जो देखे हैं कि जिस लैंग्वेज में आपको एग्जाम में पूछे गए हैं उसी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती रिगार्डिंग की संबंधित आपको सही समय पे सही वीडियो मिल सके और आप अपनी जो तैयारी है मजबूत कर सके। दोस्तों आपने हमारे विशेष सेशन नहीं देखे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती की रिगार्डिंग जो जीके जीएस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं, तो हमने यहाँ पे भी टॉपिक वाइज यहाँ पे जो टॉपिक कवर किए हैं। तो दोस्तों गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से संबंधित समस्त क्वेश्चन, चाहे मौर्योत्तर काल से समस्त क्वेश्चन, तो समस्त क्वेश्चन आपको एक वीडियो में वो 100% यहाँ पे दोस्तों फुल एनालिसिस के साथ देखने को मिलेंगे। तो ये समस्त सेशन भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब समय हो चुका है आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले और बेहतरीन सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।